दोस्तों, ये कहानी है मई 1984 की। मैं उस समय कक्षा 6 का विद्यार्थी था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मई और जून की गर्मियों की छुट्टियां हमारे दिल के सबसे करीब हुआ करती थी। वैसे तो हम लोग साल भर मस्ती और धमा चौकड़ी किया करते थे, किंतु गर्मियों के इन 2 महीनों में तो मानो हमें मस्ती और धमा चौकड़ी का लाइसेंस मिल जाता था। 1984 का दौर उस समय बिल्कुल भी डिजिटल नहीं था और उस समय टीवी का आगमन भी नहीं हुआ था। उस समय मैं सुबह जल्दी उठकर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने छतरी मंडी के मैदान में पहुंच जाता था। उसके बाद वापस लौटने पर मां अपने लाल का स्वागत रूह अफ़ज़ा के शरबत से किया करती थी। मां से मेरी अक्सर तू मैं शरबत में डली बर्फ को लेकर हो जाती थी। मां शरबत में नाम मात्र को बर्फ का एक छोटा सा क्यूब डालती थी, क्योंकि मां के लाल जरा सी बर्फ से अक्सर अपना गला खराब कर मारते थे। मेरी कोशिश होती थी कि शरबत का ग्लास बर्फ से लबालब भरा हो, क्योंकि शरबत के साथ बर्फ को कुटर कुटर करके खाने का मजा ही कुछ और होता था। मेरे और मां के बीच के इस युद्ध का अंत अक्सर मां के उल्टे हाथ और मेरे नाजुक गाल के मिलन के साथ होता था। शरबत और तमाचे के ड्यूल पैकेज की समाप्ति के बाद नहाने धोने का प्रोग्राम होता था। नहा धोकर अक्सर हम बच्चे लोग मोर बाजार स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी का रुख करते थे। वो लाइब्रेरी भी उस समय मेरे दिल के बेहद करीब थी। उस लाइब्रेरी का समय सुबह 9 से 12 और शाम को 5 से 8 का था। सेंट्रल लाइब्रेरी में 12 साल तक के बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। उस लाइब्रेरी का सबसे बड़ा आकर्षण होता था इंद्रजाल कॉमिक्स। उस लाइब्रेरी में कॉमिक्स के नाम पर केवल इंद्रजाल कॉमिक्स ही आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन थी और हर हफ्ते एक नई कॉमिक्स उपलब्ध हो जाती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स के उस दौर के लोकप्रिय पात्र थे वेताल, मैंड्रिक, लोथार, बहादुर, बटसायर, फ्लैश गॉर्डन और माइक नोमेड। इन सभी पात्रों में वेताल की लोकप्रियता सबसे ऊपर थी। वेताल, जिसे चलता फिरता प्रेत भी कहा जाता था, जो बैगनी कलर की नकाब वाली पोशाक पहनता था, जिसके पास हवा से बातें करने वाला सफेद घोड़ा तूफान होता था और स्वामी भक्त कुत्ता शेरा होता था। वेताल 2 अंगूठियां पहनता था। एक अंगूठी खोपड़ी के चिन्ह वाली होती थी, जो वेताल अपने दुश्मनों के चेहरे पर छाप देता था, और ये खोपड़ी की छाप दुश्मन के चेहरे से कभी नहीं छूटती थी। दूसरी अंगूठी एक सुरक्षा चिन्ह होता था। वेताल इस सुरक्षा चिन्ह को जिस जगह लगा देता था, उस जगह से दुश्मन दूर ही रहा करते थे। वेताल की वाइफ का नाम डायना और बच्चों का नाम किट और हेलोइस था। वेताल के भतीजे का नाम रेक्स था। तो जनाब, सेंट्रल लाइब्रेरी में इंद्रजाल कॉमिक्स की बड़ी मारामारी होती थी। जिस बच्चे को इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाती थी, वो अपने आप को बादशाह समझता था। उस दौर में डायमंड कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, अमर चित्रकथा, नूतन चित्रकथा का भी बेहद बोलबाला था, किंतु ये कॉमिक्स सेंट्रल लाइब्रेरी में नहीं आती थी। शायद महंगी होने की वजह से लाइब्रेरी में ये नहीं मंगाई जाती होंगी। सेंट्रल लाइब्रेरी में पत्रिकाएं और भी बहुत सी आती थीं, जैसे नंदन, चंपक, पराग, मधु मुस्कान, लोटपोट, टिंकल आदि।
तो साहब हम लोग कम से कम 2 घंटे उस खूबसूरत लाइब्रेरी में गुजारा करते थे। लाइब्रेरी से लौटकर भी हमारी आवारागर्दी खत्म नहीं होती थी। अब शुरू होता था शतरंज, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, ताश और व्यापार का खेल। यह खेल तब तक जारी रहता था जब तक हमारे आदरणीय पापा की हुंकार मेरे कानों में इस तरह ना पड़ती थी। दीपो, सारा दिन क्रिकेट, कॉमिक्स, कैरम और ताश खिलवा लो। इस नालायक को जितना भी डांटो, इस पर कोई भी असर नहीं होता। 1 मिनट के अंदर सब बंद करो, नहीं तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। पापा की अहंकार मेरे साथ सभी दोस्तों के बीच खलबली मचा देती थी और 1 मिनट के भीतर पूरा मैदान साफ हो जाता था। अब मैं भी अपने घर में घुस जाता था और करीब 1 से 2 के बीच सभी लोग दोपहर का खाना निपटा चुके होते थे। मई और जून की गर्मियां उन दिनों बेहद तपती थीं और दोपहर में जमकर लू चला करती थी। दानावली की सड़कें भी सुनसान हो जाती थीं। अब दोपहर के 2 से 5 बजे तक पापा की आज्ञानुसार सोने का प्रोग्राम चलता था। पापा के आदेशानुसार हॉल कमरे का एकमात्र कूलर ठीक 2 बजे ऑन कर दिया जाता था और घर के एक एक दरवाजे और खिड़कियों को पूरी मजबूती और सख्ती से बंद कर दिया जाता था ताकि रोशनी की एक हल्की सी किरण भी कमरे में दाखिल ना हो पाए। इसके बाद घनघोर अंधेरा करके सोने का प्रोग्राम चालू हो जाता था। यहां मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता चलूं, वो ये कि यह मेरा एक बड़ा दुर्भाग्य था कि हमारे पिताजी स्कूल में टीचर थे। इसका खामियाजा मेरे लिए यह था कि जब मेरे स्कूल की छुट्टियां चालू होती थीं, तो साथ में पापा के स्कूल में भी मई जून की छुट्टियां लग जाती थी। यानी पापा का डंडा गर्मियों की छुट्टियों में भी हर समय मेरे सिर पर ही रहता था। मेरे बाकी दोस्तों के पिताजी दोपहर में अपने अपने काम पर निकल जाते थे और मेरे दोस्त पूरी दोपहर खेलते कूदते रहते थे और मैं बेचारा पापा के खौफ का मारा दोपहर 2 से 5 केवल करवटें बदलता रहता था। शाम 5 बजे हॉल कमरे की बत्तियां जलाई जाती थीं। उसके बाद मेरी जान में जान आती थी। मां सबके लिए चाय बनाती थीं और मेरे व संजू भैया के लिए मीठा सत्तू पेश किया जाता था। मेरे सभी दोस्त शाम 5 बजे से ही छत पर पहुंच जाते थे उस इवेंट के लिए जो साल भर में केवल गर्मियों की छुट्टियों में ही होता था, और उस इवेंट का नाम था पतंगबाजी। जी हां, मई जून की छुट्टियों का पतंगबाजी एक बड़ा अट्रैक्शन होता था। शाम को पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से अटा पड़ा रहता था। सभी बच्चे अपनी अपनी चरखी और पतंगें लेकर छत पर पहुंच जाते थे। उस दौर में 10 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की पतंगें बाजार में उपलब्ध थीं। रील भी 1 रुपए से 2 रुपए में आ जाती थी और मंजा, जो पतंगबाजी में सबसे बड़ा हथियार होता था, 25 पैसे से 1 रुपए के बीच मिल जाता था। आप कितनी पतंगों के पेंच काटोगे, ये आपके मंजे पर डिपेंड करता था। उस दौर में हम लोग दानावली के नुक्कड़ स्थित पतंग वाले उस्ताद जी की दुकान से पतंग, रील और मंजा लाते थे। शाम को 5 बजे के बाद तो उनकी दुकान पर पतंग के मतवालों की जबरदस्त भीड़ लगा करती थी। उस दौर में दानावली और उसके आसपास के एरिया के कुछ नामचीन पतंगबाज भी उपलब्ध थे। पूरे एरिया में उनकी पतंगबाजी की बड़ी धूम थी। ये पतंगबाज इस प्रकार थे। चांद मियां, ये हमेशा चांद तारे वाली पतंग उड़ाया करते थे। छुन्ना, धर्मपाल और यंग टेलर्स, इन नामी पतंगबाजों की पतंग
आसमान में सबसे ऊंची उड़ा करती थी। ये पतंगबाज दूसरे हम जैसे पतंगबाजों की पतंग पर बाज की तरह टूटते थे और सेकंडों में हमारी पतंग काट कर फेंक देते थे। उसके बाद जोर से आसमान में नारा लगाते थे, वो काटारे, जिसे हम लोग काटारे भी समझते थे। ये नामी पतंगबाज सबसे पहले हम जैसे छोटे पतंगबाज की पतंग काटते थे, किंतु ये बड़े पतंगबाज आपस में एक दूसरे से शुरू में नहीं टकराते थे। जब 7 बजे शाम ढलने लगती थी, तब इन बड़े पतंगबाजों का फाइनल महासंग्राम होता था। इनके पेच 5-5 मिनट तक चलते रहते थे। फाइनली किसी की पतंग कटती थी। उसके बाद पतंग काटने वाले उस्ताद के सहयोगी वो काटारे का नारा लगाकर पूरा आसमान गुंजा देते थे और इसके साथ ही उस दिन की पतंगबाजी समाप्त हो जाती थी। पतंगबाजी की कला में पतंग को लंगर डालकर लूटने की कला भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके साथ नीचे से पेंच लड़ाना या ढील से या खैच से पेंच लड़ाना भी बहुत लोकप्रिय था। थमकी मारना या चीरा लगाना भी बहुत मशहूर था। तो जनाब, बात कुछ यूं चली कि एक दिन हम लोग छत पर पतंग उड़ाने पहुंचे। संजू भैया के नेतृत्व में मैं और रविंद्र उनके सहयोगी थे। हमारे पास 3 पतंगें थी। सबसे पहले संजू भैया ने एक पतंग उड़ाई। पतंग को आकाश में उड़े 2 मिनट ही हुए थे कि कहीं से कोई पतंग आई और संजू भैया ने पेच लड़ा दिया। किंतु 1 सेकंड में संजू भैया की पतंग धरते से ही कट गई। संजू भैया के साथ हम लोग भी बड़े मायूस हुए, क्योंकि उसी दिन संजू भैया बाजार से 1 रुपए का नया मंजा लाए थे और उस्ताद जी ने यह दावा किया था कि यह मंजा बहुत तेज है और दुश्मन की पतंग को गाजर मूली की तरह काट देगा। अब जब संजू भैया की पतंग कट गई तो मैं बोल पड़ा, अरे संजू भैया, तुम तो कह रहे थे कि यह बरेली का मंजा तो पतंगों को गाजर मूली की तरह काटेगा, किंतु यहां तो अपन ही कट गए। मेरी बात सुनकर संजू भैया बोले, अबे इस पतंगबाज ने धोखे से अचानक पेंच लड़ा दिए। मैं तैयार नहीं था, इसी से अपनी पतंग कट गई। अभी मैं दूसरी पतंग उड़ाकर साले का सेकंडों में पेच काट दूंगा और तुम लोग तैयार रहना। जैसे ही पेच कटे, बक काटारे का नारा लगा देना। अब रवींद्र बोल पड़ा, देखना संजू भाई साहब, तुम्हारा बक्का टारे ना हो जाए। अब संजू भैया डपट कर बोले, चुपे, तुम लोग टोक मत लगाओ और अपनी बोलती पर ढक्कन लगाओ, और हाँ, चरखी ठीक से पकड़ना। अब संजू भैया ने बड़े जोश से पतंग उड़ाई और आसमान में उसी पतंगबाज को फिर ललकारा जिसने 5 मिनट पहले संजू भैया की पतंग काटी थी। हम लोग रोमांचित हो रहे थे और भक्का टारे के नारे के लिए तैयार थे। संजू भैया ने कुशल पतंगबाज की तरह एक कटीला चीरा मारा और नीचे से पेंच लड़ा दिए। देखकर हम लोगों की सांसें अटक गईं। किंतु ये क्या? संजू भैया की पतंग एक बार फिर धरते ही कट गई। हम लोग 1 मिनट के लिए सन्न रह गए। अब मैं बोल पड़ा, लो, अपना बक्का टारे हो गया। रवीन भी बोला, अपन तो पहले ही बोला था, तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब संजू भैया भुनभुनाते हुए बोले, तुम दोनों अपनी बकर बकर बंद करो। मैं इस पतंगबाज को सबक सिखा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद संजू भैया ने आखिरी किंतु सबसे महंगी 25 पैसे वाली पतंग को तुरंत उड़ा दिया। हमारी पतंग को उड़ता देखकर वही पतंगबाज एक बार फिर हमारी पतंग के ऊपर आ गया। अब की संजू भैया ने
उतावलापन नहीं दिखाया और अपनी पतंग विपक्षी से दूर कर ली। 5 मिनट तक संजू भैया उसे परेशान करते रहे। यह देखकर हम लोग भी खुशी में तालियां बजाने लगे। 5 मिनट बाद संजू भैया ने पेंच लड़ाई, किंतु उसके बाद भी फिर वही कहानी दोहराई गई, यानी धरते ही संजू भैया की पतंग कट गई। देखकर संजू भैया गुस्से में बोले, आज का तो सारा दिन ही सत्यानाशी है। बड़ी मुश्किल से राजू भैया से 2 रुपए झटके थे, 3 पतंगें कट गईं और 1 रुपए का मंजा भी बर्बाद हो गया। अब मैंने आग में घी डाला। संजू भैया, अब तुम पतंगबाजी से संन्यास ले लो, पैंच काटना तुम्हारे बूते का नहीं है। रविंद्र भी कहां पीछे रहने वाला था। वो बोला, अपन तो पहले ही कह रहा था कि पतंग जरूर उड़ाओ, किंतु पेंच लड़ाने से बचो, क्योंकि संजू भाई साहब को पेंच लड़ाने तो आते ही नहीं है। हम दोनों के कटीले डायलॉग सुनकर संजू भैया मानो आपा खोकर दौड़े। तुम दोनों अपनी बोलते पे ढक्कन लगाओ, नहीं तो मार मार के गाल लाल कर दूंगा। अब संजू भैया की धमकी सुनकर हम लोग चुप हो गए और अगले 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। 5 मिनट बाद संजू भैया ने इस चुप्पी को तोड़ा और शांत लहजे में बोले, देखो भाइयों, अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें और कितना भी महंगा मंजा खरीद लाएं, ज्यादातर हमारी पतंग धरते ही कट जाती है। अब इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। संजू भैया की ये घोषणा सुनकर हम लोग चौंक पड़े। पहले रवीन बोला, ये ब्रह्मास्त्र क्या है? क्या तुम बरेली जाकर सीधे वहीं से मंजा लेकर आओगे? मैं बोला, अबे नहीं रवीन, संजू भैया का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। निश्चित रूप से इनके दिमाग में कोई धांसू कुर्ता फाड़ आइडिया होगा और इस धांसू आइडिया से संजू भैया हारी हुई बाजी को जीत जाएंगे। हम दोनों के डायलॉग सुनकर संजू भैया विजेता की तरह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, तुम लोगों का दिमाग अभी संजू दी ग्रेट के दिमाग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने पहले ही बोला था, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र यानी वो हथियार जिसके चलने के बाद नो इफ या बट, यानी इस हथियार के चलने के बाद शत्रु का गाजर मूली की तरह सफाया हो जाएगा। संजू भैया के भारी भरकम आइडिया के रौब से थर्राए हुए मैं बोल पड़ा, अरे संजू भैया, तुम महान हो। हम तुम्हारी हालिया नाकामियों से तनिक विचलित हो गए थे, हालांकि हमें तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। अब जल्दी से बताओ, वो ब्रह्मास्त्र क्या है? सुनकर संजू भैया हंसे और बोले, वो तुम्हें कल सुबह ही बताऊंगा। अभी मुझे रात को बाजार बंद होने से पहले कुछ तैयारी करनी है। किंतु ये बात तय है कि मेरे इस ब्रह्मास्त्र के बाद चांद मियां, छुन्ना, धर्मपाल और यंग टेलर जैसे हमारे दुश्मन मुंह छिपाते फिरेंगे। यह कहकर संजू भैया हम दोनों को वहीं छोड़कर नीचे चले गए। तो दोस्तों, संजू भैया के आला तरीन दिमाग ने इस बार कौन सा बेशकीमती आइडिया उगला? संजू भैया रात को बाजार से क्या खरीदने गए थे? क्या अगले दिन कोई फसाद हुआ? क्या हमारा ऑपरेशन पतंगबाजी कामयाब रहा? क्या संजू भैया के सर पर विजय पताका लहराई या हमेशा की तरह पराजय रूपी कांटों का ताज पहनाया गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। छलांग के अगले
हार जीत एपिसोड का। धन्यवाद। जय हिंद।